नमस्कार। बिहार के दंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी और मेरे साथ है अदिति राजपूत और हमारे साथ है हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती। तो बिहार में बाबा दूसरे दौर का मतदान शुरू हो गया। इसमें आपका जो गृह जिला है वो भी, वहां पे भी आज वोट डाले जा रहे हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से। और ये काफी महत्वपूर्ण फेज है और आप कह सकते हैं कि ये फेज कई मामलों में जो है आपको याद किया जाएगा। ये फेज तय करेगा कि चिराग पासवान किस हद तक कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जहां से हाजीपुर भी है, अब आज ही है, उनका जो खगड़िया है वहां भी आज ही है, और ढेर सारे बच्चे जो चुनाव मैदान में हैं। यदि आप लव सिन्हा की बात करें या फिर शरद यादव की बेटी की बात करें, सुभाषिनी की, प्रिया पुष्पम जैसे उम्मीदवार की बात करें, फातमी साहब के बेटे जो हैं फराज फातमी की बात करें, तेजस्वी और तेज प्रताप तो हैं ही। तेजस्वी के बारे में एक शब्द कहूँगा, राघोपुर हालांकि लालू यादव का गढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि 2010 में राबड़ी देवी वो सीट हार चुकी हैं संतोष राय के हाथों। तो ये एक जो है एक वहाँ पर ये बात बतानी वहाँ पे जरूरी है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी उमाशंकर सिंह और मनीष कुमार दोनों जुड़े हुए हैं। मनीष, पहले आपके पास आना चाहेंगे। यहाँ पर दूसरा चरण बहुत ज्यादा सियासी तौर पर भी अब हम देख रहे हैं कि हाई वोल्टेज, हमने काफी प्रचार भी देखा, किस तरह से बयानबाजियां हुई वो भी हमने देखा। जो मुख्य सीटें हैं, जिस तरह से खास मंत्रियों की यहाँ पे सीटें दांव पर लगी, और बीजेपी के लिए ये जो चरण है खासतौर से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 94 में से 28 सीटों पर सीधे तौर पर आरजेडी से भिड़ंत है। तो दौर है, आज का जो दौर है ये आप कह सकते हैं कि मेक और ब्रेक है। इसमें जिसको बढ़त मिलेगी सरकार उसकी ही बनेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ना केवल बीजेपी बल्कि जेडीयू और दोनों, चाहे वो आपको महागठबंधन हो या बीजेपी, दोनों को इस बात का एक तरह से इंतजार है कि आखिर चिराग पासवान कितना वोट काटते हैं। चिराग पासवान ने जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर काफ़ी मजबूत उम्मीदवार दिए हैं। पहले चरण में कई सारी सीटों पर, 1 दर्जन से अधिक सीटों पर यह माना जा रहा है कि जो जीत और हार का अंतर होगा वो लोजपा के उम्मीदवार को जितना वोट मिलेगा उसी से तय होगा। दूसरे चरण में ये कहा जा रहा था एनडीए के द्वारा कि उनके द्वारा जो ज्वाइंट कैंपेन चलाया गया उससे चिराग पासवान के उम्मीदवारों का प्रभाव कम हुआ है। हालांकि चिराग अभी भी काफ़ी अपबीट हैं। वो खुद कल शाम में खगड़िया गए, आज सुबह में उन्होंने वहाँ पर वोटिंग की है। तो इस बार जो मुकाबला ये है, इस बार जो जीत और हार जो है वो ये नहीं तय कर रहा है, वो गठबंधन नहीं तय कर रहा है, बल्कि गठबंधन के बाहर के जो लोग बागी हैं वो तय कर रहे हैं। अदिति जी, मनीष हमारे साथ उमाशंकर सिंह भी मधुबनी से मौजूद है। सीधा आप रुख करते हैं उमा का। उमा, यहाँ पर जिस तरह से चुनाव चल रहा है, सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया है, आप तमाम वोटरों से बात कर रहे हैं। एक बात जो बार बार निकल कर आ रही है इस चुनाव प्रचार के दौरान भी और वोटिंग के दौरान भी, कि जेडीयू और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो बिखरा बिखरा नजर आ रहा है बनिस्पत महागठबंधन के। आप ग्राउंड पर मौजूद है, आपको क्या लग रहा है और लोगों के जहन में मुद्दे क्या हैं इस वक्त? जो प्रधानमंत्री बता रहे हैं वो या तेजस्वी जो गिना रहे हैं वो? जी देखिए जया, जो आपने बात की बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच आपसी खिंचाव की, वो जमीन पे भी नजर आता है। हमने देखा चाहे प्रधानमंत्री की सभा हो दरभंगा की, तो जिस हिसाब से बीजेपी के कार्यकर्ता, और हालांकि उस मंच पे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों थे, लेकिन दोनों ही जो है वो अलग अलग शैली में वहाँ पे कार्यकर्ता नजर आए थे। इसके अलावा जिस तरह से, क्योंकि 2015 का चुनाव जेडीयू और बीजेपी ने अलग अलग लड़ा था और जेडीयू बीजेपी को बहुत जीत कर आई थी, तो ऐसे में इस बार जब साथ में तो उनको लगता है कि कोई ना कोई एक दूसरे की जमीन ले रहे हैं। और इन सब के बीच एलजेपी के जो उम्मीदवार हैं, जहाँ जेडीयू के उम्मीदवार हैं वहाँ पे एलजेपी के उम्मीदवार जो है वो समीकरण बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इस समय हम भगवाड़ा में है, जहाँ पे महिलाओं की लंबी कतार है, यहाँ पे वोटिंग के लिए वो खड़ी हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज का दिन मतदाताओं का दिन है। ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। बाकी विश्लेषण तो अपनी जगह ही। आप किस मुद्दे पे वोट डाल रही हैं? आपको क्या चाहिए सरकार से, क्या नहीं मिला? जी आप बोलेंगी? अच्छा, यहाँ जो बोलने वाली महिलाएं हैं वो आगे निकल गई, जिनसे हमने बात की थी कि वो कह रही थी कि मैं अपना विचार रखना चाहूंगी, और वो पोलिंग बूथ के अंदर चली गई। आप में से कोई बताएंगे आपके लिए क्या मुद्दा है, क्या आपको आपकी जरूरत है आज की? बोलेंगे आप?
नहीं, तो ये बात नहीं कर रही अभी, लेकिन इतना जरूर है कि हमने जो अब से पहले मतदाताओं से बात की है, उनका ये कहना है कि विकास में एक निरंतरता होनी चाहिए, चाहे वो सड़क हो, शिक्षा हो, इन सब बातों की तरफ उनका ध्यान है। हाँ, दूसरी बात यह है कि जिस तरह से लोकप्रियता रही है प्रधानमंत्री मोदी की, उसकी बात भी मतदाता यहाँ करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो गठबंधन के बीच की आपसी खिंचाव है वो जरूर जमीन पर भी नजर आता है। उमाशंकर, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी भी एक टनल विजन में जी रहे हैं, मतलब बिजली, सड़क, पानी की बात कर रहे हैं, जो कि 15 साल पहले का चुनाव था, जबकि आज का चुनाव है वो रोजगार पे लड़ा जा रहा है। क्या ग्राउंड से आपको ऐसा ही महसूस हुआ कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है? जी बिल्कुल, देखिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है कि अगर रोजगार के मुद्दे पर वोट हुआ तो जो बिजली, सड़क, पानी की बात कर रहे हैं मुद्दा कहीं नहीं रहेगा। ये बात जरूर है कि 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, उसके पहले सड़कों की हालत खराब थी और पहले कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, चमचमाती सड़कें दी, यहाँ तक कि ग्रामीण सड़कें भी बहुत बढ़िया कंडीशन में हो गई थी। लेकिन अब वो जो काफूर हो चुका है, वो जो चमचमाहट है, और जब भी आप नेशनल या स्टेट हाईवे से नीचे उतर कर जाएंगे तो बहुत सारे सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। कल ही खजौली से जो कोरहिया की सड़क है, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, उसकी हालत इतनी खराब है कि जो 20 किलोमीटर 8 किलोमीटर का सफर है वो तय करने में तकरीबन 40 से 45 मिनट लगते हैं। तो ये जो लोगों को, क्योंकि एक बार आदत हो गई अच्छी सड़कों पर चलने की, तो उनको कहीं न कहीं कचोटता है कि आखिरकार अब क्या हो गया कि सड़कें जो है उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है। तो एक जो गुस्सा नजर तो जरूर आता है नीतीश कुमार के प्रति जमीन पर, लेकिन वो गुस्सा क्या वाकई में उनके खिलाफ वोट में तब्दील होगा और क्या ये महागठबंधन को किसी तरह का फायदा पहुंचाएगा, इसी के लिए आज ये वोटिंग हो रही है और देखना है कि नतीजा क्या निकलता है। जी उमाशंकर, आपके पास हम आते रहेंगे। तो जिस तरह से सियासी अब यहाँ पे समीकरण भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। मनोरंजन, मैं आपसे सबसे पहला सवाल यहाँ पर करना चाहूंगी। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, हम उनका भी रुख करेंगे। हमारे साथ गीता भट्ट जी जुड़ गई हैं, हमारे साथ नवीन जी जुड़ गए हैं, यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं दोनों, और गीता जी राजनीतिक विश्लेषक है। मनोरंजन, लेकिन आपसे मैं यहाँ जानना चाहूंगी, जब शुरुआती दौर में बातचीत चल रही थी चुनाव की, जब पहला चरण आने से पहले जब प्रचार चल रहा था, तब बिल्कुल एक तरफा माना जा रहा था चुनाव, एनडीए की तरफ माना जा रहा था। लेकिन जैसे ही तेजस्वी मैदान में उतरते हैं, जिस तरह की भीड़ उमड़ती है, पहले लगा कि वो अच्छी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन क्या अब पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो जो भीड़ है और वो जो मुद्दा है जो वो उठा रहे हैं रोजगार का, वो हावी होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, जैसा कि मैंने अभी कहा कि और नवीन उपाध्याय जी से भी इस पर चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो 1974 के सिंड्रोम से ग्रसित है। 1974 जो बिहार की राजनीति में एक मूवमेंट था, जो कि जेपी मूवमेंट था, और जो छात्र संघर्ष समिति बनी थी, जिसमें कि लालू यादव भी होते थे, जिसमें नीतीश कुमार भी होते थे, उसमें रविशंकर प्रसाद भी थे, और उस वक्त एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे। और वहां पर उस वक्त भी ये जो छात्र संघर्ष समिति बनी थी, ये रोजगार दिलाने के लिए बनी थी। लेकिन अभी तक जो राजनीति रही है, सोशल जस्टिस की राजनीति करते रहे लालू यादव और नीतीश कुमार, और उसमें जो उनका जो विजन है, वो कहा जा रहा है कि 1974 सिंड्रोम में अटक गया। मतलब बिजली, सड़क, पानी दे दो, साथ में जो लोहिया जी का सोशल इंजीनियरिंग है वो जोड़ दो, और शासन करो। लेकिन उनको अब मालूम होना चाहिए कि जमाना बदल गया है। ये जमाना जो है रोजगार के लिए है। बिजली, सड़क, पानी पर आप 15 साल पहले चुनाव जीत सकते थे। अब लोग कहते हैं ठीक है, बिजली भी दिया, पानी भी दिया, लेकिन अब नौकरी दो, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दो और अच्छी शिक्षा दो। और यहीं पे नीतीश कुमार जो है मात खा रहे हैं। बिल्कुल, यहीं पर कहीं ना कहीं मात खा रहे हैं। हालांकि 10 तारीख का सबको इंतजार करना होगा, नतीजे क्या निकलेंगे। हमारे साथ तमाम और एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं। नवीन उपाध्याय भी हमारे साथ है। नवीन जी, यहां पर जैसा कि लगातार जिक्र हो रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति हो चाहे यूपी की राजनीति हो, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि वहां पर जो समाज है वो जातियों में जकड़ा हुआ है। तो आज जब वोटर जा रहा है वोट डालने के लिए, तो उन मुद्दों को जो कि उसके जीवन से जुड़े हैं उनको जहन में रखेगा, या फिर एक बार जाति के आधार पर वोट डलेगा? देखिए, जाति एक बहुत ही अहम मुद्दा है, और ये कह देना कि ये जो भी तेजस्वी या कोई भी इशू उठा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के, ये जाति के बंधनों को तोड़ देगी, ये हम नहीं मानते हैं। लेकिन इससे होता ये है कि अगर ये 5 या 10% भी ट्रैक्शन मिल जाता है ये सब इशू के कारण, और 10% वोटर इंक्लूडिंग द फ्लोटिंग वोटर्स ये बेरोजगारी के मुद्दे या अदर मुद्दों के कारण गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आकर वोट देता है, तो एक बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर हो जाता है। तो जाति के बंधन नहीं टूटेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक सेक्शन जो है डेफिनेटली नवीन जी, एक मिनट,
करने के लिए यहाँ पे आए हैं, राबड़ी भी हैं, तेजस्वी भी हैं और ये परिवार जो है यहाँ पे वोटिंग करने के लिए पहुंचा है। देखते हैं कि मीडिया से बात करते हैं या नहीं करते हैं। नतीजा जो भी हो, लेकिन एक बात तो है कि आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने टफ फाइट दे दी है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं जिस तरह की भीड़ उमड़ी उनकी रैलियों में, जिस तरह से जोश दिखा लोगों का, और जो सत्ताधारी पार्टी उसके खिलाफ जो नाराजगी दिखी, वो कहीं ना कहीं अब इशारे बदलने लगी है और उसी के चलते शायद एनडीए जो खेमा है उसकी धड़कनें बढ़ी हुई है निश्चित रूप से। और जो भीड़ है और भीड़ ने जो रिस्पॉन्स दिया है और जो उसको देखते हुए तेजस्वी ने 12 से 14 रैलियां करनी शुरू की है। एक एक रैली जो है केवल 20 मिनट की करते थे, जाते थे, करके दूसरे जगह चले जाते थे। नवीन जी, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसा कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो अभी भी फंस गए हैं 1974 के सिंड्रोम में, बिजली सड़क पानी में, लेकिन दुनिया आगे निकल गई है। उनको भी अब अपनी राजनीति जो है वो बदलनी होगी और उसी को कैप्चर किया है तेजस्वी ने, और इसलिए शायद इतने ज़्यादा कनेक्ट कर पाए हैं लोगों से। देखिए, 15 साल एक बहुत ही लंबा समय रहता है। 15 साल के बाद केवल बिजली सड़क और पानी की बात अगर आप कीजिएगा, बेसिक मुद्दे जो है बिहार के लोगों को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बिहार में कुछ नहीं हुआ। रोड्स बने, रोड आज आपके करस्पॉन्डेंट जो बता रहे थे कि बहुत सारे रोड टूट भी गए हैं। शुरू के 5 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ था वो दिखाई दिया था, क्योंकि वो कंट्रास्ट था। 15 साल पहले जो लालू का राज्य था और 5 साल के बाद जो बदलाव हुआ वो दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी को बार बार अगर आप भुलाने की कोशिश कीजिएगा तो वोटर में कहीं ना कहीं उसके प्रति निराशा होती है और नए फैक्टर आ जाते हैं। देखिए, बिजली सड़क पानी को काउंटर करने के लिए ये कोविड का फैक्टर आ गया, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, इकोनॉमिक पैरालिसिस हुआ, माइग्रेंट लेबर का जो क्राइसिस हुआ, उसमें बिहार गवर्नमेंट ने जिस तरह से हैंडल किया, आई थिंक वो बहुत ही निराशाजनक था। और दिल्ली में हम लोग जो पत्रकार बिहार के बैठे थे उनको शर्म आती थी जिस तरीके से बिहार के लोग रोड पर मर रहे थे, और वो निराशा रही है। और एक देखिए, ये जो 17 डिस्ट्रिक्ट में चुनाव हो रहे हैं उसमें 6-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो पूरे कंट्री वाइड जो माइग्रेशन होते हैं उसमें मैक्सिमम नंबर के लोग वहां से जाते हैं। चंपारण से, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, पटना, आपको सारण, ये सब ऐसे जगह हैं जहां से भारी संख्या में लोग माइग्रेट करते हैं। भागलपुर, ये सब डायरेक्ट ट्रेन है, ये सारे बहुत सारे लोग जाते हैं। वो जब लौट के आए हैं उनकी काफी दर्दनाक स्थिति रही है। मेरा मानना है कि वो नीतीश कुमार का जो कैप्टिव बैंक था ईबीसी, उसका एक बहुत बड़ा संख्या माइग्रेंट लीवर का कंसिस्ट करता है और उसमें काफी निराशा है। और इसी कारण ये सडनली जो आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। जी नवीन जी, यहाँ पर गीता जी से भी बात कर लेते हैं। गीता जी, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो युवा वोटर है, जैसे नवीन जी कह रहे हैं 15 साल बहुत लंबा वक्त होता है, और अब युवा वोटर जो है उन्हें याद नहीं कि लालू यादव का वक्त क्या था, उन्हें उनके जहन में वो यादें नहीं होंगी कि उस वक्त कितना खराब था या कितना अच्छा था। आज जब नीतीश कुमार यहाँ प्रचार करने जा रहे हैं वो ये भूल जाते हैं कि आज के मुद्दे क्या, और जिस तरह से मनोरंजन भी कह रहे हैं कि वो किसी और सिंड्रोम में, 1974 के सिंड्रोम में वो कर रहे हैं। क्या आपको भी लगा उनके प्रचार में और जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं? जी देखिए, जो 15 साल बनाम 15 साल का जो एक नैरेटिव है उसमें ये बात सच्ची है कि जो जंगल राज जिन्होंने देखा था वो उससे जब एक तरह से जो कंपैरिजन करते हैं तो उसमें जो आगे के 15 साल हैं उनमें कई जो अगर आप देखें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनमें बिहार बहुत आगे बढ़ा। हाँ, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक सच्चाई है कि क्योंकि जो आज का युवा है, जहाँ देश की 50% जो जनसंख्या है वो 25 वर्ष की आयु के भीतर आती है, उसमें ऐसा जो वोटर है जिसको कि 15 साल के पहले की आज जो बिजली सड़क पानी है वो उसके लिए मतलब वो उसका आदी हो चुका है कि ये तो एक मतलब जो एसेंशियल कमोडिटी है जो हमें मिलनी ही चाहिए, और वो देख रहा है, तो उसके लिए वो तुलनात्मक करना एक कठिन विषय है। साथ ही साथ लेकिन ये भी बात देखने की है कि जहां पे जैसे अभी सड़कों की बात हो रही थी कि
सड़कें जो है अब उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जहां सिर्फ 34% पक्की सड़कें थी, आज लगभग 95% जो सड़कें हैं बिहार में वो पक्की सड़कें बन गई हैं पिछले 15 सालों में। और भी कई जितने विकास के इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो जो स्टेट का जीडीपी है उससे अगर आप तुलनात्मक देख लें, जो कि करीब 3.19 था, आज वो 11.3 के करीब है। तो कई इंडिकेटर्स दिखाते हैं कि जो जितना भी जो एक डेवलपमेंट या विकास की बात जो रैलीज में करी जा रही है वो सच्ची है। हालांकि एक विषय और भी है कि जहां जो तेजस्वी जी जो बार बार अपनी रैलियों में जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने पहले अपने आत्मसम्मान से जुड़े हुए विषय को, जिसमें कि जो मुस्लिम यादव एक कंबाइंड वोटर का एक जो मतलब राजनीति वो करती आई है आरजेडी बड़े लंबे समय से, उसी पे उनका जोर रहा। लेकिन जब उनको लगने लगा कि जो है विषय शायद वो इसको नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं, लोग उनको इससे नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने विषय को बदल के उन्होंने रोजगार के ऊपर ले गए, जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल गीता जी, यहाँ भी हम ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े वक्त की कमी है, अभी ब्रेक ले लेते हैं, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। और बाबा, आपसे भी ये समझना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव इस पूरे प्रचार में एजेंडा तय करते हुए नजर आए हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा ये जो जंगल राज का मिथ क्या है। मैं बताऊंगा कि 15 साल में लालू यादव के 15 साल में कितने अपहरण हुए और नीतीश कुमार के 15 साल में कितने अपहरण हुए, ये डाटा भी मैं आपको बताऊंगा। अभी ब्रेक ले लेते हैं। Co-presented by Pepperfry Happy Furniture You, Havells, making a difference, Co-powered by गोल्डी छोले मसाला, जहां जाएं रिश्ते बनाएं गोल्डी मसाले। तो दूसरे दौर का मतदान आज हो रहा है और इस वक्त तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं, वहां चलते हैं। मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और मैं सभी बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है मतदान के लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है, जो लोकतंत्र का जो त्योहार है, इसमें भागीदारी ज्यादा से ज्यादा लें और सब लोग से अपील करेंगे और उम्मीद है कि अपनी सुरक्षा कोरोना को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर का सब लोग इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जो परिवर्तन की जो लहर जो बह रही है, जो बदलाव लोगों के मन में है, आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री को हम लोगों ने चिट्ठी लिखा है, सवाल जो है वो पूछे गए हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री उस चिट्ठी का जवाब या आज जो प्रचार में आ रहे हैं उन बिंदुओं पर वो अपनी बात को रखने का काम करेंगे। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि बिहार जो है विगत दिनों से बुरे दौर से गुजर रहा था। बाढ़ हो, कोरोना हो, मजदूरों की स्थिति हो, पलायन हो, सभी लोग जो हैं परेशान थे और मौजूदा जो सरकार है उससे लोग खफा है। इसलिए मैंने पहले भी कहा, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली बिहार को सरकार चाहिए। लगातार कह रहे हैं कि आप तो परिवर्तन की बात यहाँ पर करते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। मतदान उन्होंने किया है। राबड़ी देवी भी कुछ कह रही है, सुन लेते हैं उनको।
क्या आशीर्वाद दिया आपने तेजस्वी जी को? क्या आशीर्वाद? बिहार के जनता का आशीर्वाद है, तेजस्वी पर आपने क्या आशीर्वाद दिया? आशीर्वाद है सब। तो यहाँ पर आपने तेजस्वी यादव को सुना और यहाँ पर पढ़ाई, महंगाई और सिंचाई तमाम एक तरीके से हेडलाइन दे दी है मीडिया कर्मियों को। उन्होंने जिस तरह से अपना ये वक्तव्य रखा है, बयान दिया, और जिस चिट्ठी का वो जिक्र कर रहे थे उन्होंने ट्वीट भी किया और प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी लिखी है, कुछ सवाल पूछे और पूछा है कि उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की बात की थी तो प्रधानमंत्री आज रैलियां करने के लिए आ रहे हैं, कृपया करके जनता को उसका जवाब दे। यहाँ तेजस्वी को सुना, राबड़ी यादव को सुना, तमाम हमारे सहयोगी ग्राउंड पर भी मौजूद है और सिवान पहुंचे हमारे सहयोगी रवि रंजन शुक्ला। लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, मतदाताओं से उन्होंने बात किया, ये सुनाते हैं। बिहार में दूसरे चरण का जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त सिवान में मौजूद हूं और सिवान में भी आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो है पुरुषों की लाइन लगी हुई है और अगर हम दूसरी साइड में आपको दिखाएं तो महिलाएं भी बड़ी तादाद में सुबह ही सुबह अपने घर से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकली हैं। तो ये एक सिवान के पोलिंग बूथ की तस्वीर है। उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना काल में हो सकता है कि लोग कम बाहर निकलें, लेकिन आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वो कतार में लग के लोग यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे जो लोग यहाँ पर हैं। किन चीज़ों को लेकर वोट कर रहे हो आप लोग? सर बेरोजगारी मुद्दा है। सर बेरोजगारी मुद्दा है। सर रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ पर। सर दूसरे जगह जाकर काम करना पड़ता है। अच्छा, हाँ। तो बिहार की सरकार तो कह रही थी कि जो लोग वापस आ रहे हैं उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, रोजगार देने की। सर यहाँ पर बेरोजगारी सबसे ज़्यादा मुद्दा है। बेरोजगार हैं लोग, सब हम लोग पढ़कर बीटेक किए हुए हैं, बैठे हुए हैं। बीटेक आप किए? हाँ। रोजगार नहीं मिल रहा है। बिहार में बेरोजगार हैं हम लोग, दूसरे राज्य में जाकर पढ़ना पड़ता है। बिहार में कोई कॉलेज नहीं है अच्छा सा। अच्छा, हाँ। रोजगारी एक मुद्दा है। हाँ। जाति धर्म से अलग होकर उस पे वोट पड़ेगा। हम लोग जाति धर्म से वोट नहीं देते, हम लोग मुद्दे पे वोट देते हैं। अच्छा, तो इस बार रोजगार मुद्दा है युवाओं पे। हाँ हाँ। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के बीच में? देखिए, वो सब एक राजनीतिक षड्यंत्र के साथ जो भी राजनीतिक द्वेष में होता था, मर्डर हत्या होता था, लेकिन जब से नीतीश कुमार की सरकार है ये पिछले 15 साल में लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छा चल रहा है। जहाँ तक रोजगार का मुद्दा है तो रोजगार में आने वाले जो अगली सरकार हम लोग को उम्मीद है जो आने वाली है निश्चित रूप से काम करे, क्योंकि रोजगार और 10 लाख का जो वादा अभी जो मौजूदा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, उस पर लोग काफ़ी आकर्षित हो चुके हैं और रोजगार के ही मुद्दा पर। तो सिवान में क्या कोई फैक्ट्री नहीं है यहाँ पे? देखिए, सब चीज़ उपलब्ध है, लेकिन यहाँ के राजनेताओं का नियत साफ ही नहीं है, तो कैसे यहाँ बनेगा कुछ? नियत दुरुस्त रहेगा तब ना बनेगा। आप हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, नीतीश कुमार से कहते हैं, अगर 1 महीना के अंदर विधि व्यवस्था से लेकर कानून से लेकर रोजगार से लेकर सब सुरक्षित अगर नहीं कर दूंगा तो मेरा नाम संजय लाल सिद्दीकी हटा दीजिएगा। करने का नियत सरकार के पास खजाना है, पैसा है, क्या नहीं है सरकार के पास? 15 साल में किया तो नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि देखिए, 15 साल में रोड खराब था, बिजली खराब था, पानी का दिक्कत है, ये सब मिल चुका है, लेकिन अब चाहिए रोजगार। आज बताइए, हमारे यहाँ के लोग गल्फ में जाकर काम करता है, विदेश में काम करता है, इतना दूर में तमाम सारे लोग खाड़ी देशों में। आपको मैं बताता हूँ, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा एक आंकड़ा निकाला गया था कि छपरा, सिवान, गोपालगंज में सबसे ज्यादा विदेशी करेंसी सिवान में ही आता है। आखिर लोग क्यों पलायन के लिए मजबूर हैं? क्योंकि सरकार ने लोगों को ये कह दिया है कि बिहार में नहीं मिलेगा, इसलिए लोग जाते हैं। तो जो 8 विधानसभा सीटें हैं सीवान में, उनमें शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। इस बार 10 तारीख के रिजल्ट बताएंगे कि आखिर कौन सी पार्टी ने सीवान के सियासी गढ़ पर अपने जीत का परचम लहराया है। सीवान से मुन्ना के साथ रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। नौजवान है, हाँ, तो हम लोग को रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, परिवर्तन चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, नया सरकार आना चाहिए। क्या आप लोग को क्या लगता है चुनाव में मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। आप लोग? रोजगार चाहिए। क्या है चुनाव में मुद्दा? मुद्दा यही हमको कहना है कि से हम लोग को रहते हैं, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ, रोजगार काम धंधा मिलता रहेगा, बढ़िया से रहेंगे, यही बात है। वही चाहिए हम लोग, कभी रोजगार चाहिए, सब चीज़ चाहिए, और क्या। जो सरकार थी ये तो जो कर दिए हैं सब करिए दिए हैं। अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को जो रोजगार थी, रोटी कपड़ा मकान उकान, जो झोपड़ी झुग्गी में रहते हैं वो के नोच नाच के फेंकिए रहा है सरकार। तो इससे अच्छा है कि सरकार फिर नया आवे।
तो परिवर्तन की बात लगातार यहाँ पर करते हुए तमाम लोग जो है नजर आ रहे हैं अलग अलग इलाकों के, चाहे सीवान के हो चाहे पटना के हो। हमारे साथ यहाँ पर अंशुल अभिजीत भी जुड़ गए, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अंशुल, कांग्रेस के लिए जो अब तक सफर रहा है पिछले 4-5 सालों का वो बहुत मुश्किल रहा है, सबसे खराब दौर यहाँ पर देखा है, लेकिन महाराष्ट्र में आप सहयोगी बने और बिहार का चुनाव भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कांग्रेस के अपनी एग्जिस्टेंस के लिए भी। देखिए, आपने महागठबंधन की भी मीटिंग हो रही है, राहुल जी की भी मीटिंग है, कुछ देर पहले आपने दिखाया था तेजस्वी जी की मीटिंग। मैं खुद यहाँ पर घूम रहा हूँ, मैं कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में पारो में था जहां पर तेजस्वी जी की मीटिंग थी। तो महागठबंधन की मीटिंग में जो आक्रोश दिखाई दे रहा है, जो आंधी एक तरह से जो अंगारे दिखाई दे रहे हैं, लोग यहाँ पर हमला कह रहे हैं उसको। और एक चीज और नहीं, नाराजगी तो दिखाई दे रही है, लेकिन एक तरह से एक सकारात्मक जज्बा भी है। कहते एक नई उम्मीद है, एक नया बिहार की सृष्टि होगी, एक नया सवेरा होगा, ये भी दिखाई दे रहा है। और आप इसकी तुलना कर सकते हैं, मुझे विजुअल कल्चर में काफी दिलचस्पी है, इस बात की तुलना कर सकते हैं कि एनडीए मीटिंग में कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। वहां पर एक थकावट सी है, वहां पर औपचारिकता है। एनडीए की मीटिंग में, प्रधानमंत्री जी की भी मीटिंग में आप देख सकते हैं वहां लोग तो हैं बहुत सारे, लेकिन एक फीकापन सा है वहां पर, चेहरे पे एक फीकापन सा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अंशुल, कांग्रेस के बारे में ये माफ कीजिएगा, ये नीतीश कुमार आए, पहले इनको दिखा देते हैं, फिर अंशुल से एक सवाल पूछूंगा मैं। मुख्यमंत्री जो है वोट डालने के लिए आए हैं। तो कोरोना का ये काल चल रहा है, बिहार वो पहला राज्य है जहां पर कोरोना काल में बाबा ये चुनाव हो रहे हैं। लोगों में तो उत्साह काफी नजर आ रहा है। सुबह 7 बजे हमने देखा जो है फागू चौहान जो कि वहां के गवर्नर है, वो 7 बजे उन्होंने वोट डाल दिया और जनता की लाइन जो है वो 7 बजे ही लगनी शुरू हो गई थी। नहीं, लोगों में उत्साह है, लेकिन इसको लेकर के बहुत चर्चा हुई है कि ये इलेक्शन कराना इतना जरूरी था क्या। कुछ लोग कह रहे हैं कि डाटा को दबाया गया है, जो एक्चुअल केसेज है उसको बाहर नहीं आने दिया गया, जो कोरोना के डाटा है उसको मैनेज किया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 तारीख के इंतजार कीजिए। मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, बताइए, आप वहीं पे हैं जहां पे मुख्यमंत्री आए हैं वोट डालने के लिए? हाँ बाबा, मैं आपको बता दूं कि पहले पिछले विधानसभा तक नीतीश कुमार ने अपना वोट जो है बख्तियारपुर में डाला था, लेकिन अगर आपको याद हो कि उस समय काफी हंगामा हुआ था और उन्होंने उसी समय स्पष्ट कर दिया था कि ये अब वो अपना जो वोट है वो पटना में डालेगा। उन्होंने बख्तियारपुर से अपना नाम हटवाकर पटना में रजिस्टर कराए और ये शायद मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के अपने जब से वो वोट डाल रहे हैं तब से ये पहली बार विधानसभा चुनाव में, इससे पहले 19 के लोकसभा चुनाव में इसी मतदान केंद्र पर उन्होंने वोट डाला था। उसके बाद पहला विधानसभा है जो वो पटना में वोट डाल रहे हैं। पटना अपने जो परंपरागत बख्तियारपुर की सीट है वहां के उम्मीदवार के लिए नहीं डालेंगे, लेकिन पटना में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके लिए वो उनके पक्ष में मतदान करेंगे। हाँ, काफी ज्यादा भीड़ है। इसके बाद नीतीश कुमार को प्रचार के लिए आज 6 सभाएं हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि अब मात्र 3 दिन का कैंपेनिंग बचा है और आज वो प्रधानमंत्री की दोनों में से किसी भी सभा में उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि वो कोसी के इलाके में ही करीब 6 जगहों पर प्रचार कर रहे हैं। मनोरंजन जी, मनीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सही कहा, पिछली बार जब नीतीश कुमार वोट देने गए थे बख्तियारपुर मैं था वहां पर जब वो वोट देने आए थे और काफी लंबा चौड़ा काफिला भी था, और उसके बाद अब उन्होंने ये तय किया है कि वो पटना में ही वोट डालेंगे। तो अब मनीष, आप कह सकते हैं कि ये अंतिम 3 दिन है जो सारे नेता जो है अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, इसलिए आज मुख्यमंत्री ने डिसाइड किया कि प्रधानमंत्री के साथ नहीं रहेंगे, वो अलग मीटिंग अपनी करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एनडीए पहुंच सके। निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं मनोरंजन की इस बार नीतीश कुमार जो है वो एनडीए से ज्यादा अपनी जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं उनके लिए ये प्रचार कर रहे हैं। हालांकि क्योंकि बीजेपी के पास में प्रचारकों की पूरी एक फौज है, जिसमें वो जेपी नड्डा आपको रोड शो करते हुए नजर आ जाएंगे, योगी आदित्यनाथ है, सुशील मोदी हैं, उसके अलावा करीब 1 दर्जन भर अन्य सांसद और जो मंत्री हैं वो हैं। लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर सारे अपने पार्टी का दारोमदार है, तो वो कोई मौका नहीं खोना चाहते हैं, क्योंकि शाम में भी आते हैं तो उनकी वर्चुअल बैठकें होती है। अभी वो निकल रहे हैं, आपको शॉर्ट्स में दिख रहा होगा कि अब देखना ही है कि वो कुछ बोलते हैं या वो बिना बोले हुए निकल जाते हैं।
देखते हैं मीडिया से बात करते हैं या नहीं करते हैं। मीडिया की काफ़ी बड़ी भीड़ है वहाँ पर, अक्सर 2-4 लाइन बोल देते हैं, लेकिन अब इस बार जो है बहुत चुप है। हालांकि जब बोल रहे हैं तब कुछ न कुछ विवाद हो जा रहा है, या तो निजी हमले कर देते हैं या कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिससे काफ़ी आलोचना होती है उनकी। तो वोट डालने के बाद वो अपने दिखा रहे हैं किस तरह से वोट डाला है। बाबा, यहाँ पर महिलाओं का इस बार जिक्र कम होता हुआ दिख रहा है। नीतीश सरकार के काफी फेवर में और क्रेज रहा है, इस बार महिलाओं का कुछ पता नहीं चल पा रहा। नहीं, महिलाएं अभी तक जो है साइलेंट वोटर रही हैं और शराबबंदी का फायदा जो है नीतीश कुमार के फेवर में एक था, लेकिन हुआ क्या है कि देखिए प्रोविजन जो है ना दुनिया में कहीं भी चला नहीं है, एकदम पैरेलल इकोनॉमी हो गया। और ये इतनी खतरनाक इकोनॉमी हो गई है, हमारे घर ननिहाल जहां से भी बात करते हैं तो हर गांव में एक बंदा जो है वो शराब की तस्करी करता है। उसको वो जो है नहीं बात की उन्होंने, नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ करके वो चले गए हैं। और जैसा कि मैं आपको वो बता रहा था कि एक पैरेलल इकोनॉमी हो गई और उसके बाद जो पैसा आया पुलिस को उन्होंने मैनेज किया, उसके साथ उनको हथियार आ गया, तो वो उसका गुस्सा हर गांव में आपको मिलेगा। यही वजह है कि इस बार महिलाएं के भी जो जितने वॉक्सपॉप आए हैं वो कहते हैं कि यदि लागू करना है तो सख्ती से लागू करो। पहले तो पी के आता था, अब तो घर में पी रहा है, होम डिलीवरी। यानी कि शराबबंदी से ज्यादा स्थिति खराब है बहुत सारी जगहों पर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक दूसरी अर्थव्यवस्था के तौर पर ये खड़ी हो गई, और दूसरा कहीं ना कहीं अपराध को भी इससे बढ़ावा मिल रहा है। जी, और वो पैरेलल इकोनॉमी हो गई और उससे स्थिति और भी जो है वो खतरनाक हो गई। और यही बात चिराग पासवान ने भी उठाई है कि ये शराबबंदी किसी भी काम की नहीं है, और इसी मुद्दे को उठाकर उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला भी बोला। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बिहार चुनाव पर चर्चा हमारी लगातार जारी है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। ये चुनाव काफी अहम है। चुनावी नतीजे तय करेंगे कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर कांग्रेस सरकार की वापसी होगी। बीजेपी को 8 सीटें चाहिए सरकार में बने रहने के लिए, वहीं कांग्रेस को अपनी वापसी के लिए 28 में से 28 सीटें जीतनी होंगी। ये चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बड़ा टेस्ट है, क्योंकि उनके साथ कांग्रेस छोड़ने वाले 22 लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया है और सिंधिया के लिए उनकी जीत जरूरी है। और सिंधिया के गढ़ में एक तरह से ये चुनाव हो रहा है। 28 में से 16 सीटें जो हैं वो ग्वालियर चंबल बेल्ट की हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। नमस्कार और गुड मॉर्निंग इंडिया में इस वक्त बात करते हैं टॉप न्यूज की। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस पर आपको रोज एक पोल दिखाते हैं और आप अपनी पसंद की खबर चुन सकते हैं। तो आज टॉप न्यूज में पहली खबर जो है वो है बिहार से दूसरे दौर का मतदान आज हो रहा है। 17 जिलों की 94 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो किसके दौर लगेगी, ये दूसरे दौर की बाजी किसके हाथ लगेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। दूसरी खबर है बीजेपी को समर्थन पर अब क्यों पलट गई है मायावती, ये काफी चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। इसके अलावा तीसरी खबर है मशहूर शायर मुनव्वर राणा को लेकर, जिनकी जो बयान है वो काफी विवाद बनते जा रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चौथी खबर है अमेरिका से, जहां पर चुनाव जो है वो चल रहे हैं और फिर इस बार ट्रंप या अब की बार बाइडेन सरकार आएगी, ये काफी दिलचस्प होती जा रही है लड़ाई। और अगली खबर, पांचवी खबर है एयर इंडिया से जुड़ी हुई, जो बेहद हैरान करने वाली है। एयर इंडिया की जो वंदे भारत फ्लाइट है उससे चीन के वुहान पहुंचे 19 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन जब वो यहां से निकले थे तब उनकी कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव थी। तो ये खबर कहीं ना कहीं सुर्खियों में बनी हुई। तो आप चुन सकते हैं इन खबरों में से जो खबर आप चुनना चाहते हैं उसे आप चुनें और उसके बाद उस खबर को हम आपको दिन भर एनडीटीवी इंडिया पर विस्तार से दिखाएंगे। तो फिलहाल इतना ही।